शुरू करेंगे। अगर आप तक आवाज़ सही तरीके से पहुंच पा रही है, सारी सेटिंग ओके है, तो कोई एक विद्यार्थी सूचित करे ताकि हम आज की कक्षा को विधिवत रूप से शुरू करें। लगभग 16 विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बेटा जितनी भी जल्दी हो सके, क्योंकि आपको लिंक लगभग हम 1 घंटा पहले शेयर कर देते हैं, और आप उन्हें तुरंत अपने साथियों तक, अपने स्कूल के जो आपके ग्रुप होते हैं उसमें साझा कर दिया कीजिए, ताकि समय रहते हम जो अपनी कक्षा है उसको शुरू कर सकें। क्योंकि इसके पश्चात आपकी गणित की कक्षा भी इसी चैनल पर यहीं से ही आप देख पाएंगे, उस क्लास को अटेंड कर पाएंगे। तो निश्चित समय पर आप जुड़िए ताकि आप पूरा लाभ उठा सकें। तो एक बच्चे का मैसेज आ गया है, रिप्लाई आ गया है कि आवाज़ आ रही है। तो आप तक आवाज़ आ रही है, बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। तो चलिए, आज हम जो अपनी कक्षा शुरू कर रहे हैं उससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि हमारी जो इस कक्षा के अंदर जो हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे उसके अंतर्गत क्या चीज़ रहेगी। हम हर रोज़ बात करेंगे किसी एक टॉपिक की। उस टॉपिक के अंदर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की बताई जाएगी, और इसके साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको सैंपल पेपर, जिनके ऊपर आप 100, 200, 300 रुपये खर्च करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको हल करवाते हैं, तो उसको हम सॉल्व करवाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो आप सभी विद्यार्थी जब इस कक्षा में शामिल हों, इस बात का आप ध्यान रखें कि आपके पास अपनी नोटबुक अवश्य होनी चाहिए। नोटबुक का आपको लाभ ये रहेगा कि जो भी प्रश्न हम यहाँ पे जिनकी चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों को हल करने के साथ साथ हम उनको नोट भी कर सकते हैं। और गणित में तो ये खासतौर पर महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सर जब आपको करवाएंगे तो आपको सॉल्यूशन करके भी देखना होगा। तो आज के इस वीडियो में, आज की इस लाइव क्लास में हम बात कर रहे हैं जो सॉल्यूशन पेपर है, हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है, पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसके अंतर्गत हम 40 अंकों के जो हमारे MCQ आने हैं। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको इन सभी प्रश्नों के संबंधी जो अभ्यास है, जो आपका पाठ्यक्रम है, वो आपके टीचर्स ने पूरा करवा दिया है। और हम आज के इस सैंपल पेपर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी तैयारी किस स्तर की है। और उसके पश्चात मान लीजिए हमें किसी टॉपिक, जो स्पेसिफिक टॉपिक है हमारा, कोई विषय विशेष है जिसके बारे में हमें पूरा विस्तृत जानकारी अगर हमको चाहिए होगी, तो हम उसको भी आपको पढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर इसमें गलत भी रहते हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जुड़िए, इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और इन प्रश्नों को जब आप हल करेंगे, हल करने के उपरांत आपने ये बात भी ध्यान रखना है कि आपके कौन से उपविषय के प्रश्न सबसे अधिक ठीक हुए हैं और कौन से उपविषय के जो प्रश्न हैं जो आपके कम ठीक हुए हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने चैट बॉक्स के अंदर ये बताते रहना है ताकि हमें पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, वो जो आपको पता ही है, जो इस बार हमारा पाठ्यक्रम है, जो इस बार हमारी परीक्षा होनी है, उसके अंतर्गत आपको जो 2 भाग पेपर के मिलने हैं, और उन 2 भागों के अंदर पहला जो भाग आपका रहेगा वो व्याकरण से संबंधित रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको 16 प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न जो है, उपमा अलंकार के अंग होते हैं, यानी कि पहला प्रश्न आपको उसका उत्तर देना है कि उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। और ऑप्शन आपके पास हैं 1, 2, 3, 4। फटाफट आप इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कितने अंग यानी कितने प्रकार होते हैं, विकल्प आपके सामने हैं, आपको देख पा रहे होंगे इन विकल्पों को आप। तो बताइए फटाफट। 1 होता है, 2 होते हैं, 3 या 4, कितने अंग होते हैं। यहाँ पे अंग पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, प्रकार नहीं पूछा है, अंग पूछे हैं, कितने होते हैं। तो जल्दी जल्दी से उत्तर देने की कोशिश कीजिए जितने विद्यार्थी इसके अंतर्गत जुड़े हुए हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। विकल्प आपके सामने हैं 1, 2, 3 और 4। चलिए, आपका जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ है, बिल्कुल आपका उत्तर ठीक है। इसके 4 अंग हैं। वो 4 अंग कौन से हैं आप देखिएगा। उपमेय, उपमान,
साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये 4 अंग इसके रहते हैं। उपमेय होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और उपमान होता है जिसके साथ उसकी तुलना जाए, जिसको हम विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। साधारण धर्म जो दोनों का गुण होता है, जो सामान्य गुण होता है, उसको कहा जाता है। और सा से सी सरिस इत्यादि ये कहलाते हैं इसके वाचक शब्द। तो 4 अंग इसके बनते हैं। उसके पश्चात हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हमारे पास ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। फटाफट इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, पौधों को हंसता हुआ दिखाया गया है, तो आपको मैंने हिंट भी दे दिया है। बताइए कौन सा अलंकार हो सकता है ये? जल्दी से जल्दी आप इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए, फटाफट टाइप कीजिए। कौन सा अलंकार रहेगा? अनुप्रास अलंकार है या मानवीकरण? ऑप्शन हाँ, बिल्कुल आपका उत्तर ठीक है। ख इसका विकल्प रहेगा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब हम प्रकृति के जो जितने भी अंश हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर मानवीय जो क्रियाकलाप हैं उनको अनुभव कवि करता है। जैसे यहाँ पे पौधों को मनुष्य की तरह हंसते हुए दिखाया गया है, बच्चे की तरह हंसते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार रहेगा। बिल्कुल ठीक आपका उत्तर है। पंकज स्वामी का और प्रवीण पंचाल का, मनोज शर्मा का, बाबा नाम से है सोनीपत से, इंदर सिंह, इन सभी के उत्तर ठीक हैं। इसके पश्चात अगला हमारा प्रश्न जो है वो है आंखें फेर लेना। तो आंखें फेर लेना जो मुहावरा है उसका अर्थ ढूंढना है आपको। प्रत्यय होना, प्रतीक होना, प्रतिकूल होना या आंखें बंद कर लेना, इसका सही विकल्प आप बताइए। बिल्कुल ठीक, मनोज शर्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया है। प्रतिकूल होना, आंखें फेर लेना यानी कि किसी के विरोध में हो जाना, प्रतिकूल हो जाना, ये इस मुहावरे का अर्थ रहेगा। और उसके पश्चात प्रश्न संख्या हमारे पास 4 है। प्रश्न संख्या 4 में है अंत पाना। अंत पाना मुहावरे का अर्थ है रहस्य पाना, रहस्य जाना, अंत होना, अंतिम होना। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। अंत पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंत पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या रहेगा? रहस्य पाना या रहस्य जाना, अंतिम होना, अंत होना। आप ABCD या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस प्रकार से भी विकल्प का उत्तर दे सकते हैं। तो अंत पाना का सही विकल्प बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन इसका रहेगा, यानी कि क इसका उत्तर रहेगा रहस्य पाना। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 जो है वो संधि से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पावन शब्द जो है इसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो आपके सामने विकल्प हैं पा जमा वन, पो जमा अन, और पौ जमा अन, और पाव जमा न। तो देखिए इसमें से कौन सा सही विकल्प बनेगा। 5वां प्रश्न जो है तो सी विकल्प बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पौ यानी कि दीर्घ मात्रा जो है औ की, उसके साथ हम अन का प्रयोग करेंगे तो वो बनेगा पावन, और अगर हम पो और अन को मिलाएंगे तो वो बनेगा पवन। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर ऋषभ मात्रा ओ की का प्रयोग किया गया है और साथ में अन है तो बनेगा पवन, और अगर दीर्घ मात्रा है वो बनेगा पावन, यानी कि अयादि संधि का उदाहरण है। उसके पश्चात उत हलंत के साथ है त, प्लस में ज्वल, इसका आपको संधि करना है। ऑप्शन आपके सामने है। उज्ज्वल 2 तरीके से लिखा हुआ है, 3 तरीके से कहूंगा कि ख जो है उसमें दोनों ज आधे हैं, और उसके पश्चात ग में पहला ज पूर्ण है, उसके बाद बिना स्वर के है, और घ जो ऑप्शन है उसमें दोनों ज पूर्ण है। तो बताइए उज्ज्वल जो है इसमें से उज्ज्वल तो बनेगा, लेकिन कौन सा सही रहेगा? बताइए इसका विकल्प बताइए। हाँ, आर्यन सैनी का हमारे पास उत्तर आया है अभी, और फाइटर बी का, और देवेंद्र सिंह का भी उत्तर आया है, प्रवीण पांचाल का। बिल्कुल आपका उत्तर ठीक है सभी विद्यार्थियों का। उज्ज्वल में दोनों ज है वो बिना स्वर के रहेंगे, यानी कि आधे रहेंगे। वो क्यों रहेंगे? क्योंकि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। त हलंत के साथ है, यानी कि जब ये ज के साथ मिलेगा तो ये ज में बदलेगा, लेकिन पूरे ज के रूप में नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे त पे हलंत था। तो त के नीचे हलंत लगा होने के कारण ये त आधा है, इसी प्रकार इसका प्रयोग ज के आधे रूप में ही होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो हमारे पास है वो 7 है। आपको उपसर्ग छांट कर लिखना है कि उपसर्ग इसमें से कौन सा है।
तो देखिए उपसर्ग अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग रहेगा? अ, अतः, अति या अन्य? बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? आपको बता देना चाहूंगा, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी अन्य शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे कहा जाता है उपसर्ग। और जो पीछे जुड़ते हैं उन्हें कहा जाता है प्रत्यय। तो हमारे पास विकल्प आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही है आपका उपसर्ग हमारे पास आया है। प्रश्न संख्या 7 का जो विकल्प है वो बिल्कुल ठीक है आपका। आर्यन सिंह जी आपका और फाइटर एफएफ के नाम से। तो बेटा कोशिश करो अपना सही नाम अगर इसके अंदर आप फीड कर सकें ताकि हमें आपका नाम लेने में आसानी रहे। तो हमारे पास जो सही विकल्प है इसका 7वें प्रश्न का वो रहेगा अति। अति उपसर्ग इसका सही उत्तर रहेगा। उसके पश्चात है उपसर्ग, छांट कर लिखिए, सज्जन। सज्जन भी जो है उपसर्ग और मूल शब्द के साथ मिलकर बना है। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहूंगा यहां पर कि उपसर्ग जो होते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया, वो कहां पे जुड़ते हैं? वो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो मूल शब्द इसमें कौन सा रहेगा और उपसर्ग कौन सा, वो आपको ढूंढना है। स जमा जन या सज जमा जन। सज ज पूरा है इसमें और सत जमा में जन। तो इसका सही विकल्प आपका आ चुका है। उत्तर बिल्कुल ठीक है। मनदीप कुमार, प्रवीण पांचाल, सोमी बिश्नोई, इन्होंने सही उत्तर दिया है। बिल्कुल सत यानी त पे हलंत रहेगा, सत और जमा में जन, ये इसका आप कह सकते हैं उचित उपसर्ग है। और इसके पश्चात हम बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। सामाजिक जो है हमारे पास शब्द है, इसमें आपको प्रत्यय छांटना है। तो आपसे अभी हमने चर्चा की थी कि उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो आप बताइए कि सामाजिक जो शब्द है इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है? क है, इक है या जिक है या क हलंत है? बताइए फटाफट। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हमारे पास आ गया है बी। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका सामाजिक, यानी कि ये इसके अंदर जो मूल शब्द है वो है समाज और इसके साथ प्रत्यय जुड़ा हुआ है इक। और मैं आपको थोड़ा सा और विस्तृत बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमतौर पर ये परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। सुमित नरवाल जी आपका भी उत्तर बिल्कुल ठीक है। मनोज शर्मा, सोमी बिश्नोई, बिल्कुल ठीक उत्तर आप दे रहे हैं। तो इक प्रत्यय जो है अगर मान लीजिए किसी मूल शब्द के साथ जुड़ता है और उसके पहले वर्ण में, यानी कि जो मूल शब्द है उसका पहला वर्ण है उसके अंदर अगर अध्वनि है तो वो बन जाती है आ। जैसे आपने देखा समाज का बन गया सामाजिक। इसी प्रकार अगर ई हो, जैसे हम लिखते हैं इतिहास जमा में इक, तो आप ध्यान रखना जब इतिहास के अंदर इक जोड़ोगे तो इस ई का बन जाएगा आई, ऐतिहासिक। ये बात आपने ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी प्रकार ऊ का बन जाता है औ, उपन्यास जमा इक बनेगा औपन्यासिक, इतिहास जमा इक बनेगा ऐतिहासिक। जैसे हम पुराण लिखते हैं, पुराण जमा इक बनेगा पौराणिक। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। केवल ये इक प्रत्यय ऐसा है जो पहले शब्द के, जो कह सकते हैं मूल शब्द के पहले वर्ण के अंदर प्रभाव डालता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। सांप और एरा, तो बनेगा सपेरा बनेगा या सपेरा बनेगा, ये आपने ध्यान रखना है। ये बनेगा सपेरा, आपका बिल्कुल सही विकल्प आया है। 10th का आपने बताया, अमन बेनीवाल ने बताया है 10th का जी ए रहेगा। बिल्कुल ठीक है बेटा। आर्यन सैनी ने बताया है, ये भी आपका विकल्प ठीक है। और इसके पश्चात प्रवीण पांचाल ने इसके बारे में बताया कि इसका घ नहीं बेटा, इसको ठीक कीजिए, आपका उत्तर रहेगा सपेरा। ठीक है, यानी कि इसकी जो चंद्र बिंदु है वो इसमें से हट जाएगी। इसमें हम ये कह सकते हैं स्वर लोप हो जाएगा ये। तो सांप जमा में एरा बनेगा सपेरा। गंगा शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची यानी कि आपको उसी का मिलता जुलता अर्थ ढूंढना है। भागीरथ या भागीरथी, भगीरथ या सुरसुर। तो देखिए थोड़े से मिलते जुलते विकल्प हैं। गंगा को कहा जाता है भागीरथी, क्योंकि गंगा को, ये हमारे पौराणिक कथाओं में दर्ज है कि इस पृथ्वी पर गंगा को लेके आए थे भागीरथ, तो लाने वाले का नाम था भागीरथ, इसीलिए उनको भागीरथी कहा जाता है। और देवताओं की नदी है तो इसको सुर सरिता कहा जाता है, सुर नहीं कहा जाता। तो सही विकल्प रहेगा जो 11वें प्रश्न का, वो रहेगा आपका
उत्तर ख। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। गाय का जो सही पर्याय कौन सा है? तो गाय का धेनु है। दो आप विकल्प देख रहे हैं, केवल मात्रा का अंतर है। तो धेनु या धेनु, तो देखिए इनमें से कौन सा बनेगा। एक आपको विकल्प दिया है धुन, एक गाय दिया है जो कि बहुवचन है, तो ये नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता, चौथा भी नहीं हो सकता। बताइए दूसरे और चौथे में से आपको कौन सा लग रहा है? दूसरे और तीसरे में से कौन सा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12 का? तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न के माध्यम से आपकी जो वर्तनी है उसकी भी जांच परीक्षक कर रहा है कि आपको सही जो शब्द है वो लिखना आ रहा है या नहीं आ रहा। अरमान बेनीवाल जी, आपने इसका उत्तर दिया है बी। प्रवीण पांचाल ने बताया है कि 12th की क्लास कब लगेगी? बेटा 12th की क्लास कल लगेगी। आज 10th की हिंदी और मैथ की क्लास है, कल 12th की हिंदी और मैथ की क्लास रहेगी। तो इस प्रकार हम दो दो क्लासेस लेके चल रहे हैं। तो इसका उत्तर आपने ख बताया है, धेनु। तो बिल्कुल आपका उत्तर ठीक है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 13 की ओर हम बढ़ रहे हैं। अपेक्षा का सही विलोम क्या है? तो अपेक्षा का जो सही विलोम है वो रहेगा उपेक्षा या अपेक्ष, अपेक्षित या उपेक्षी। बताइए फटाफट इसका विकल्प दीजिए। 13वें प्रश्न का उत्तर आपके अनुसार कौन सा बनेगा? इसका सही उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए कि 13वां जो हमारा प्रश्न है, अपेक्षा का विलोम यानी कि विपरीत अर्थ कौन सा है? तो अपेक्षा का सही विलोम रहेगा उपेक्षा। बिल्कुल आपका उत्तर ठीक है। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है व्यष्टि का सही विलोम क्या है? व्यष्टि व्यक्ति की ओर संकेत करता है, एकाकी की ओर संकेत करता है। तो दिव्यष्टि, पुष्टि, व्यक्ति या समष्टि। तो इसका सही विकल्प जो है मैं आपको बता देना चाहूंगा वो रहेगा समष्टि। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का व्यष्टि का विलोम अर्थ रहेगा समष्टि। समष्टि का अर्थ है संसार और व्यष्टि का संबंध होता है व्यक्ति के साथ। इसके बाद निडर पद में समास है, निडर यानी कि न डर। तो बताइए इसमें कौन सा समास रहेगा? अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है। तो आपको बता दूं मैं कि समास में जिसमें पहला पद एक अविकारी शब्द हो वो होता है अव्ययी भाव समास, और जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो होता है द्वंद्व समास। उसके पश्चात द्विगु समास में पहला पद संख्या वाला, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। तो आप देखिए इसका समास विग्रह जब करते हैं निडर का तो न डर बनता है, तो इसमें बनेगा ये नंज तत्पुरुष रहेगा निडर समास, यानी कि तत्पुरुष इसका भेद रहेगा। इसके पश्चात अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। व्याकरण की जो जुड़ी हुई कड़ी हम पूरी करने वाले हैं। देवासुर, देव और असुर। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए। देवासुर पद में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या कर्मधारय? मैं आपको परिभाषा दे चुका हूं द्विगु की भी। पहला पद संख्यावाचक, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान और कर्मधारय में पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। तो देवासुर इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं देव और असुर। बताइए कौन सा समास? हिंट भी दे दिया है आपको, फटाफट इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जो हमारा प्रश्न संख्या 16 है उसमें हमारे पास कौन सा रहेगा? बिल्कुल आपका उत्तर ठीक है। सुमन रोहित जी, मनदीप, सुमन रोहित, सुमित नरवाल। तो ये वाला जो प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 16 है, इसका सही विकल्प है द्वंद्व समास। तो आपने 16 प्रश्न जो हैं वो यहाँ पे हल किए हैं व्याकरण से जुड़े हुए, और मैंने प्रयास किया है कि प्रत्येक प्रश्न की चर्चा भी आपके साथ की है ताकि आपकी पुनरावृत्ति भी साथ में हो सके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न विशेष था या एक उपविषय आपका कोई समास से संबंधित या संधि से संबंधित जो आपने अच्छी तरीके से नहीं किया हुआ कक्षा के अंदर, या आपको समझ में नहीं आ रखा, आपकी उसके बारे में कोई दिक्कत है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर हमने स्पेशल सीरीज बनाई हुई है व्याकरण के उपविषयों की। आप जाकर उन टॉपिक्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत अगर रहेगी तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके लिए विशेष कक्षा का भी प्रबंध कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 16 प्रश्न जो आपके सामने रख पाया हूँ, इसमें हमने लगभग 6-7 टॉपिक थे हमारे पूरे किए हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे काव्य खंड की ओर, जिसमें से आपको प्रश्न आएंगे 12।
यानी कि 16 नंबर के आपकी व्याकरण, 12 नंबर के जो है रहेंगे आपके काव्यखंड के प्रश्न और 12 के रहेंगे आपके गद्य खंड के। तो 16 और 24 40 अंकों की पुनरावृत्ति आज हमने संपन्न की है और इसका अगला भाग हम करेंगे अगले दिन की जो हमारी कक्षा होगी, आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो चलिए, प्रश्न पूछा है कि सर 15वां प्रश्न समझ नहीं आया। बेटा, निडर में जो हम इसका समास विग्रह करते हैं वो बनता है न डर, यानी कि जो न डरे तो वो दूसरा पद प्रधान है, इसलिए यहां पर तत्पुरुष समास रहेगा। सर मैथ की क्लास कब लगेगी? बेटा, मैथ की क्लास सही 6 बज के जो है 7 बज के 10 मिनट पे आपकी कक्षा रहेगी। तो उसके पश्चात आप गणित करेंगे, इसी चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे आप। और अब हम बढ़ते हैं काव्यखंड की और बहुविकल्पीय प्रश्न है। अपरस रहत सन्हे तगाते, पहली आपकी जो कविता है सूरदास के पद, ब्रज भाषा में लिखी हुई कविता है। सूरदास ने कृष्ण भक्ति की बात की है। और यहाँ पे तगा का अर्थ क्या है? तो तगा का अर्थ क्या है? धागा या बंधन, सगा या तंग। बताइए, फटाफट इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए ताकि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। और इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है और आप जब कोई प्रश्न आप पूछते हैं बेटा, तो वही चीज जो आपके काम की है वही आप चैट बॉक्स में लिखें। आप उल जलूल या बेमतलब की बात आपको करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़े सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल आपका उत्तर ठीक है। हाँ, धागा और बंधन, यहाँ पे 2 विकल्प हैं जो परीक्षा की दृष्टि से ठीक है। इस प्रश्न के उत्तर की दृष्टि से अगर आपको तगा, तगा का अर्थ वैसे है धागा होता है, लेकिन अगर आपको विकल्प में धागा ना मिले फाइनल परीक्षा के अंदर, तो अगर बंधन ऑप्शन में दे रखा हो तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। तो यानी कि सबसे, जैसे कहते हैं ना, 100% करेक्ट धागा है और उसके आसपास का जो उत्तर बनता है वो बंधन बनता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भेजा? तो कृष्ण ने योग का संदेश भेजा था, भोग का भेजा था, भक्ति का या शक्ति का? फटाफट आप इसका उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 2। तो बिल्कुल ठीक है, पहले का धागा है और दूसरे का योग या भोग में से, शक्ति या भक्ति में से बताइए कौन सा विकल्प रहेगा। तो कृष्ण ने गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा था। आपने ध्यान रखना है, उद्धव के हाथ उन्होंने योग का संदेश भिजवाया था और उद्धव कौन थे? वो कृष्ण के मित्र थे। और तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने भृगु कुल केतु शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? भृगु जो थे वो परशुराम के पूर्वज थे, दादा थे उनके। तो भृगु कुल केतु किसके लिए प्रयोग किया गया है? वो परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। और इसी प्रकार उपनाम जो संज्ञा दी गई है, रघुकुल भानु। अब रघु किसके वंशज थे? वो राम के वंशज थे। तो रघु के कुल का भानु, भानु अर्थ सूरज, कौन है? वो श्री राम थे। तो इसका सही उत्तर रहेगा श्री राम। क्षत्रिय कुल द्रोही कौन माने जाते हैं? यानी कि जो क्षत्रियों को, जिन्होंने सबसे ज्यादा संहार किया था क्षत्रियों का, तो परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया गया था, इसलिए उसे कहा गया है क्षत्रिय कुल द्रोही। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या हमारे पास 6 है। कवि ने कृष्ण के मुख की तुलना किसके साथ की है? तो कृष्ण के मुख की जो तुलना है ये देव के कवित्व में से लिया गया है, तो चंद्र के साथ उसकी तुलना की गई है। बसंत रूपी बालक किसका बेटा है? तो वसंत रूपी बालक कामदेव का जो है, मदन या कामदेव का बेटा है। उसके पश्चात प्रश्न संख्या हमारे पास 8 है। उत्साह कविता में कवि किसे संबोधित कर रहा है? उत्साह कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और उत्साह कविता में कवि बादलों को संबोधित कर रहा है, बादल गरजो। और बादल में क्या छिपा हुआ है? तो बादल में छिपा हुआ है वज्र, वज्र कहा जाता है बिजली को। तो बादलों के अंदर क्या छिपा हुआ है? परिवर्तन की शक्ति, वज्र, बिजली, ये छिपी हुई है। हृदय में किसकी छवि समाहित है? तो बादलों के हृदय में वज्र की यानी बिजली की, जिसको हम विद्युत कहते हैं तत्सम में यानी संस्कृत में। तो विद्युत छवि उर्मे नवजीवन वाले, ये पंक्ति उसके अंतर्गत आती है। तो उनके हृदय में किस प्रकार की छवि है? वो विद्युत की छवि है। अब अंतिम कविता जो आपके पाठ्यक्रम की है वो है कन्यादान कविता। कन्यादान कविता के जो रचनाकार हैं वो ऋतुराज हैं। और इसका पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा के अंदर आया है कि पाठिका किसे कहा गया है? तो धुंधले प्रकाश की पाठिका किसको कहा गया है? वो बेटी को ही कहा गया है।
कन्यादान कविता में प्रामाणिक किसे कहा गया है? कितना प्रामाणिक था उसका दुख बेटी को विदा करते समय। तो ये दुख किसका था? वो माँ का दुख था। तो इस प्रकार हमने 12 प्रश्न जो हैं एमसीक्यू वो हल किए हैं आपके काव्यखंड से। आपकी अच्छे तरीके से पुनरावृत्ति हो गई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी प्रकार की पुनरावृत्ति हम रोज करेंगे। लगभग हम 15 सैंपल पेपर जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो भी ऐसे विषय बीच में आते रहेंगे जिनके बारे में आपके साथ चर्चा अनिवार्य होगी, वो चर्चा भी आपके साथ की जाएगी। और इसके पश्चात हम बढ़ते हैं गद्य खंड की ओर। अगला भाग है हमारे पास जिसके अंदर 12 अंक हैं, यानी कि टोटल हमने अभी 28 नंबर का काम किया है, 12 नंबर का काम आप और करेंगे। और जैसे ही आपकी ये कक्षा पूर्ण हो, आप सभी ये जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने नंबर आए हैं। सभी विद्यार्थी ये सूची जरूर करना। जैसे ही हम ये 12 अंकों को पूरा कर लें, टोटल 40 अंकों का हो जाएगा, तो आपने बताना सबने है कि आज हमारे 40 में से इतने अंक आए हैं। तो देखिए धीरे धीरे हम इसको 40 में से 40 अंक प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करते रहेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाले का स्वभाव कैसा था? बताइए। खुशमिजाज था, शक्की था, बोधा था या सनकी था? बताइए फटाफट। जो तीसरा गद्य है हमारा खंड, उसके अंदर जो विकल्प चुन के आपको बताना है कि जो पान वाला था उसका मिजाज कैसा था। तो हमारे पास अभी प्रश्नों का उत्तर आ रहा है, हम थोड़ी सी प्रतीक्षा में हैं। जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें ताकि गणित की जो कक्षा है वो सही समय पर आपकी शुरू हो सके। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाले का जो स्वभाव था वो खुश मिजाज था। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसके पश्चात नेताजी की मूर्ति किससे बनी हुई थी? पत्थर, दूसरा संगमरमर, तीसरा ईंट, चौथा मिट्टी। फटाफट। बिल्कुल कुलदीप सराव, प्रवीण कुमार, सुमित नरवाल सभी बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। बेटा अगले का भी उत्तर दीजिए आप कि नेताजी की जो मूर्ति थी वो किसके साथ बनी हुई थी? संगमरमर की मूर्ति थी। बिल्कुल आपका विकल्प ठीक है। और इसके पश्चात हमारे पास तीसरा प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति बनाने वाले का नाम क्या था? मोती, मोतीहर, मोतीलाल या मोती सागर? बिल्कुल इसका उत्तर भी दीजिए। प्रश्न संख्या जो 3 है हमारे पास गद्य खंड की, कि मूर्ति बनाने वाले उस मास्टर जी का नाम क्या था? मास्टर जी का नाम था मोतीलाल। आपका विकल्प ठीक है। और बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ जो ये कह सकते हैं वृत्तचित्र है, और इसके अंदर उन्होंने जीवनी का वर्णन किया है। बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियां कब तक चलती थी? तो फागुन तक चलती थी, ज्येष्ठ तक, कार्तिक या वैशाख तक? तो ये जो प्रभातियां थी ये चलती थी फागुन तक। बिल्कुल आपका उत्तर ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। भादों का संबंध किस ऋतु से होता है? सावन भादों। भादों का संबंध किस ऋतु से है? भादों का संबंध वर्षा ऋतु से है। गर्मियों में बाल गोविंद क्या गाते थे? गर्मियों में बाल गोविंद जो भक्त थे वो संझा, संजी, मंझा या संध्या? तो उसका सही उत्तर रहेगा कि वो संध्या, यानी कि शाम को गाए जाने वाले भक्ति गीत गाते थे। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ रहे हैं गद्य में से। लेखक ने खीरे को किसकी संज्ञा दी? अपदार्थ वस्तु, पदार्थ वस्तु, बहुमूल्य या मूल्य वस्तु? तो लेखक ने खीरे को क्या कहा है? अपदार्थ वस्तु कहा है या पदार्थ वस्तु? बिल्कुल आपका विकल्प ठीक है, अपदार्थ वस्तु। प्रश्न संख्या 8 है हमारे पास। नवाब साहब से जुड़े खीरे का प्रसंग किस स्टेशन का है? लंदन का, विदेश का है, हो नहीं सकता। लखनऊ, काशी या हरिद्वार? तो ये प्रसंग जो है लखनऊ रेलवे स्टेशन का है। आपका विकल्प बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 9 की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपके उत्तर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, हमें विश्वास हो रहा है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं इसे। तो लखनऊ के खीरे की विशेषता, उसको क्या कहा है? आलम खीरा, बालम खीरा, लजीज या शकील खीरा कहा है? तो आपने बताना है इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 9। बिल्कुल आपका उत्तर ठीक है। प्रश्न संख्या जो 9 है उसका सही उत्तर रहेगा हमारे पास शकील, जिसको कहा जाता है जो जल्दी से हजम न होने वाला शकील खीरा है। और अब हमारे पास है फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा हुआ ये पाठ है। और प्रश्न संख्या आपके पास 10 है। आपको बताना है कि फादर कामिल बुल्के अपनी माँ की चिट्ठियां किस मित्र को दिखाते थे?
तो वो दिखाते थे डॉक्टर रघुवंश को। ये उनके मित्र थे, अपनी माँ की जो चिट्ठियां उनके पास आती थी वो उनको पढ़वाते थे। अब फादर बुल्के कितने वर्ष तक जीवित रहे? तो फादर बुल्के 73, 83, 93 या 103, बताइए कितने वर्ष तक जीवित रहे? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल 73 वर्षों तक वो जीवित रहे। और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं आज की कक्षा का, कि फादर ने अपना शोध प्रबंध किस विषय पर लिखा? तो ये आपको पता होगा, अपनी कक्षा के अंदर पढ़ा होगा, आपको अध्यापक ने आपके बताया होगा, उन्होंने विस्तृत चर्चा की होगी कि उनका जो पीएचडी का शोध कार्य था वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में से था और राम कथा के ऊपर उन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार हमने आज 40 जो हमारे एमसीक्यू प्रश्न थे, पार्ट 1 जो आपको आना है उसके प्रश्न किस प्रकार से आएंगे उसकी हमने चर्चा की है। कल हम बढ़ेंगे इसके पार्ट 2 की ओर। और तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए और आप बने रहिएगा इसी चैनल के ऊपर। अभी कुछ ही सेकंड्स या कहूँगा मिनट के अंदर आपके साथ जुड़ेंगे हमारे जो गणित के अध्यापक हैं सुरेश कुमार जी। वो आपको मैथ की क्लास के लिए आपको उनके पास ले चलते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने आज की कक्षा यहाँ पे अटेंड की है अभी, तो वो विद्यार्थी बने रहिएगा इसी चैनल के ऊपर। आपके लिए हम जो है अभी मैथ की कक्षा का प्रबंध कर रहे हैं और आशा है जल्द ही जो सर हैं वो हमारे पास यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं मैथ क्लास की ओर। कुछ सेकंड का समय आपको लगने वाला है और उस सेकंड में ही यहाँ पे आपकी जो मैथ की क्लास है वो जुड़ जाएगी। आप उसमें से जो है अपना मैथ कक्षा के अंदर आपको हम लेके जाने वाले हैं। कुछ सेकंड के लिए आप बने रहिएगा यहीं पे। आपकी मैथ की कक्षा सुरेश कुमार जी आज आपके साथ जुड़ेंगे रतिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, और वहीं से आप अपनी लाइव कक्षा को, आज के टॉपिक को जो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है उसको आप देख पाएंगे। और अभी कुछ सेकंड्स के अंदर हमने वो लिंक है वो अपना इसी स्ट्रीमिंग के अंदर शेयर कर दिया है। अभी कुछ सेकंड्स के अंदर आप मैथ की कक्षा के अंदर पहुंचने वाले हैं और मैथ की कक्षा के अंदर भी आपको बिल्कुल उसी प्रकार से पाठ्यक्रम जो है आपका वो तैयार करवाया जाएगा। उसके अंदर आपको तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप परीक्षा को बेझिझक आप उसका क्या कर सकें, तैयारी कर सकें। और तैयारी के साथ ही आप जो है वो अपनी कक्षा का आनंद भी लेंगे और इसके साथ साथ नई चीज़ें भी सीखेंगे। और कक्षा आपकी मैथ की शुरू हो चुकी है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ शुरू हो जाओ सर आप। क्या? कैसे?
क्या आ गई थी? मैंने आपका चैनल का वाला तो शुरू कर दिया, यहाँ पे तो चल रहा है। अभी तो वो ही ऐड चल रही है इसके ऊपर तो। वो बंद होगी तो आपका चलेगा अभी। अभी नहीं आए हो आप? अभी देखता हूँ। हाँ जी। नो, आपका मान लो लाइव स्टार्ट नहीं हो रहा। आप यहीं आ जाओ फिर, एक बार अगर बात करनी है तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो है। हम्म। डाटा की आप उसका नया नया आप ऐसे करो, नया लिंक जनरेट करो। रिफ्रेश करके वो लिंक मेरे को फटाफट भेजो, मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ 18-20 बच्चे तो जुड़ ही रहे हैं, उतने में शेयर कर दूंगा मैं। आप भेजो फटाफट। तो आपकी अभी कक्षा जो है वो तैयार होने में 1-2 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ा सा समय लग जाता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस जो है, धैर्य है जो बनाए रखिए। तो अभी कुछ सेकंड्स के अंदर हम उसका नया लिंक जनरेट करके सर हमारे पास भेज रहे हैं, और उसी को हम यहाँ आपके सामने रखेंगे। जल्द ही हमारे पास जो है सर का लिंक आ जाएगा। इतने में आपको जो हमने काम करवाया है, आप उसको देखते हुए आराम से उसका अभ्यास कीजिए। और हम अगले पाठ की ओर भी चर्चा करेंगे। अगली जो है हमारे विषय हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। जो हमारे पास अन्य सब्जेक्ट हमारे पास बचे हुए हैं, जैसे एसएस है हमारे पास, गणित है हमारे पास, इंग्लिश है, साइंस है, हम उनकी भी लाइव क्लास इसी प्रकार से आपके लिए लगवाएंगे, ताकि आप छुट्टियों का भरपूर लाभ उठा सकें। अगर कह सकते हैं कि कोई ऐसी समस्या हमारे सामने आती है कि कुछ अधिक दिनों के लिए विद्यालय नहीं खुल पाते, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम यहीं पर सारी सामग्री उपलब्ध करवाते हुए प्रयास करेंगे कि आपको हम जो है सारे पाठ्यक्रम की तैयारी, सभी विषयों की जो तैयारी है वो उचित तरीके से करवा पाएँ, कि तुरंत अगर विद्यालय खुलने के बाद भी आपकी परीक्षा होती है तो आप आराम से उस परीक्षा का बड़े आत्मविश्वास के साथ सामना करते हुए उसमें आप अच्छे से प्रदर्शन कर पाएँ। ऐसी ही हमारी कोशिश रहेगी। और संक्रांति मंच हमेशा इस बारे में प्रयास करता रहा है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको हम अच्छे तरीके से तैयारी करवा पाएँ। तो कुछ समय का आपको पेशेंस बना के रखना होगा। कुछ समय के लिए आप बने रहिए, कुछ सेकंड्स में ही वहाँ से हमारे पास लिंक जनरेट हो जाएगा, और हम आपको यहाँ से डायरेक्ट गणित की जो हमारी क्लास है वहाँ पर ले चलेंगे। गणित के अंदर सर आपको शुरू से ही रिवाइज हेलो। करवाना। हाँ जी सर, हो गया सर। हाँ, शेड्यूल हो नहीं रहा, ये कर रहा हूँ, शायद पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। आपका नेट चल रहा है क्या? नेट तो चल रहा है सर। नहीं, आपका ये व्हाट्सअप बड़ा बंद पड़ा था ना, मैंने इसलिए देखा। हम्म, हम्म। चलो करो, शेड्यूल करो आप, हैं। हाँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, अगर हो ठीक। पाए तो। ठीक है, ठीक है। मैं तो इस लैपटॉप में भी दिक्कत है। मैं होल्ड पे ही हूँ, आप जैसे हो जाएगा बता दीजिए, इतने मैं अगले प्रश्न की चर्चा करता हूँ। हाँ, कर लो सर। हाँ। तो सर जितने समय में हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं उतने में हम बात कर रहे हैं। हमारे पास जो पाठ्यक्रम है हमारा, उसका एक प्रश्न और है जो आपको लगभग 6 अंकों का ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जो बच्चे हैं उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, कि हमारे पास जो ये फॉर्मेट है आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगा यहाँ पर,
ये जो फॉर्मेट आपका है, इस फॉर्मेट के अंदर आपको जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पास जो 6 नंबर का जो आपके पास कार्यक्रम जो प्रश्न आपको पूछा जाना है उसके बारे में भी अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। इतने हमारे पास समय है कि जो पत्र प्रारूप है वो आप कैसे हल करेंगे। कक्षा 10वीं के अंदर ये 6 अंकों का प्रश्न पूछा जाता रहा है हमेशा। तो इसमें बिल्कुल आपको घबराने की, परेशान होने की दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अगर इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हैं, जो विद्यार्थी जहाँ पे हैं तो मैं उनके साथ फॉर्मेट साझा कर रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने जो ये फॉर्मेट आया हुआ है, इस फॉर्मेट के अंतर्गत आप देखिए कि जो हमारे पास पत्र पूछा जाता है उस पत्र के अंदर आपको 2 प्रकार के पत्र मिलने की संभावना है। पहला पत्र आपको जो आता है वो प्रार्थना पत्र के रूप में होता है, यानी कि आपको मुख्याध्यापक या प्राचार्य महोदय या मुख्याध्यापिका या प्राचार्य महोदया या किसी ऑफिशियल्स के नाम यानी किसी अधिकारी के नाम आपको पत्र लिखना होता है। और दूसरे प्रकार का जो पत्र है जिसको हम अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, जो हम अपने सगे संबंधी मित्र को लिखते हैं, तो उसे कहा जाता है अनौपचारिक पत्र। तो आपको विकल्प मिलते हैं कि आपको 2 में से किसी एक पत्र के बारे में लिखना है। तो जो हमारे पास ये 2 पत्र रहते हैं, इनमें से जो पहला पत्र है वो हमारा औपचारिक है और दूसरा हमारा अनौपचारिक है। पहले तो इस चीज को समझिएगा। मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ वो आपके औपचारिक पत्र के बारे में बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपको अपने विद्यालय के मुख्याध्यापक या प्राचार्य को या मुख्याध्यापिका को या प्राचार्य महोदया को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो जितने भी आप मॉडल टेस्ट पेपर उठाकर देखेंगे उसके अंदर जो आपको प्रार्थना पत्र आए हैं उनमें अधिकतर रहे हैं सफाई व्यवस्था को देते हुए, या जल की व्यवस्था उचित व्यवस्था करने के लिए, प्रकाश की उचित व्यवस्था करने के लिए, अतिरिक्त कक्षाओं का प्रबंध करने के लिए, विद्यालय के अंदर खेल सामग्री मंगवाने के लिए, पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिए। तो ऐसी चीजें जो आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जुड़ी हुई समस्या या आवश्यकता पूर्ति के लिए आपको पत्र लिखना होता है। तो देखिए हम इसके लिए हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है। आपने लिखना क्या है, सबसे पहले सेवा में और साथ में दिनांक। जो आपका लेफ्ट साइड है वहां पे आप लिखेंगे दिनांक, जिस तिथि को आपका पेपर होगा वो लिख देंगे। इसके पश्चात आपको क्या करना है, जो भी आपको संबोधन आपके उस प्रश्न में मिला है, अगर मुख्याध्यापक लिखा हुआ मिला है तो आपने मुख्याध्यापक देना है, और अगर आपको वहां पर जो है प्राचार्य महोदय लिखा हुआ मिला तो आपने क्या कर देना है, प्राचार्य महोदय लिखा हुआ है तो प्राचार्य महोदय आपने कर देना है। इसके पश्चात अगर आपको मुख्याध्यापिका लिखा हुआ मिलता है तो आपने मुख्याध्यापिका करना है, प्राचार्य लिखा हुआ मिलता है तो प्राचार्य लिखना है। तो ये संबोधन और इसकी जो स्पेलिंग है, क्योंकि आमतौर पर बच्चे इसी में गलती करते हैं, स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है, वर्तनी का आपने ध्यान रखना है। जो भी विद्यालय है अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना, क्योंकि ये बिल्कुल तरीके से गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है उसमें आप अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। तो क ख ग आप विद्यालय लिखेंगे, शहर आपका च छ ज लिख देंगे। विषय क्या है, विषय मान लीजिए फीस माफी के लिए है या सफाई के लिए है, और या जल की व्यवस्था के लिए है, पुस्तकों के लिए है, किसी या प्रकाश व्यवस्था के लिए है, अतिरिक्त कक्षाओं के लिए है। जिसके बारे में उस आपको प्रश्न के अंदर बताया गया आपने उसी को उठाना है। जैसे विषय आपने लिया अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था, बस इतना आपने उसी में से ले लिया, 12 प्रार्थना पत्र। और उसके बाद अगर यहाँ पे आपने मुख्याध्यापक या प्राचार्य लिया था तो यहाँ पे आप लिखेंगे महोदय, और यहाँ पे अगर आपने प्राचार्य या मुख्याध्यापिका लिया है वो लिखेंगे आप महोदय। हो गया। यहां तक भी अगर आप करके आते हैं तो ये मान के चलिए आपके 1.5 से 2 अंक जो हैं वो आराम से परीक्षा में आ जाएंगे। इसके बाद उपर्युक्त विषयांतर्गत, उपर्युक्त आपने इस तरीके से लिखना है, ये आपने वर्तनी का ध्यान रखना है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में, ठीक है, कक्षा 10वीं के लिए, कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं आप,
अतिरिक्त कक्षाओं की अत्यंत आवश्यकता है। अब उसमें पेपर में आपको पूछा जाएगा कि आपको गणित की अतिरिक्त कक्षाएं चाहिए, अंग्रेजी की चाहिए या सभी विषयों की चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में सभी विषयों की जो अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, ताकि यहाँ पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को सुविधा हो सके। आशा है आप इस विषय पर ध्यान देते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। तो इतना करने के बाद अगर आप इस फॉर्मेट में इतना भी लिखाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका किसी भी प्रकार का जो प्रार्थना पत्र है, जो कि आपकी व्यक्तिगत समस्या से संबंधित नहीं है, मतलब जो आपकी सभी विद्यार्थियों की जुड़ी हुई समस्या से संबंधित है, तो उसमें आपको ये फॉर्मेट आपका बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। 6 अंकों का अगर प्रश्न आता है तो आप आराम से 4 से 4.5 अंक आपको इसमें परीक्षा में मिलने की पूरी पूरी संभावना है, अगर आप इसी फॉर्मेट में लिखते हैं और अशुद्धियों का ध्यान रखते हैं, यानी कि शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, वर्तनी का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इससे लाभ उठा सकते हैं। तो ये फॉर्मेट हमने आज जो आपके साथ चर्चा की है, ये फॉर्मेट जो है ये आपको जो है 6 अंकों के प्रश्न के लिए, यानी कि जो प्रार्थना पत्र है आपका, उसमें आपको लाभान्वित करेगा। और इसी बीच में अगर हम बात करें कि हमारे पास मैथ के सर जो हैं वो जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और आप गणित की कक्षा के लिए जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते जी, और ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया और ठीक हो? बढ़िया। हाँ सूट ले आए थे, पसंद कर लियो, ठीक है। मैं जाऊँ फिर एक कोई वो दुकान तो स्कूल की खड़ी है ना, अपने दोस्त की शॉप है यार, दिल्ली। हाँ सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। है? एबीसी में ये मेरा 10 मीटर होगा और ये इसका वर्गमूल 3 गुना होता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 10 बस इतनी सी कहानी है। देखिएगा हमने बिल्कुल सेकेंडों में आंसर कर दिया है। क्या आपको ये समझ में आया? GSSS से नरवाना राजवीर जांगड़ा, अपना नाम जरूर बताइए। राजवीर, क्या आपका नाम राजवीर है? बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। क्या 20 से 10 और ये कैसे बना है ये आपको समझ में आया कि नहीं है? मैंने कहा है कि ये 2 होता है, ये मेरा 1 होता है और ये मेरा वर्गमूल 3 होता है। ओके, बस इसके कॉन्सेप्ट पे पूरा जो चैप्टर है आप कर सकते हैं। श्री भगवान शर्मा, यदि कोई टीचर साथी जुड़ा हुआ है तो प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि वो बच्चे घर बैठे सीख सके, छुट्टियों का फायदा उठा सके, क्योंकि बड़े कम दिन यहाँ पर रहे हैं। तो गुड इवनिंग सर, हरमेल सिंह, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो अब क्या आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है? ये 30 डिग्री के साथ सेम कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं 60 डिग्री के साथ। ओके, 60 डिग्री के साथ भी देख लेते हैं क्या होगा। फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर सपोज करें कि मेरा जो एंगल है अब की बार 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, ए बी सी। ओके, तो यहाँ पर मैं अब लेना चाहूंगा कोस 60। कोस 60 क्या होता है प्यारे बच्चों? वो मेरा आधार बटे कर्ण होगा। कोस 60 मेरा 1/2 होता है। यहाँ से कर्ण मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ कर्ण मेरा आधार का दोगुना। ठीक है, कर्ण मेरा आधार का दुगुना हो जाएगा। फिर मैं लेना चाहूंगा 1060। ओके, तो 1060 में फिर से लम बटे आधार मैंने लिखा, और लम 1060 √3 होता है, √3/1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो लम मेरा क्या आ गया? तो लम मेरा क्या आ गया है? ये मेरा आधार का वर्गमूल 3 गुना। ओके, ठीक है, ये मेरा सेकंड। फिर से देखिए 60 डिग्री में फिर से अगर इन चीजों को मैं लिखता हूं तो मुझे क्या मिला? इनको मैंने फिर से यहाँ पर लिखा, तो कर्ण मेरा अगर 2 होगा, कर्ण मेरा 2 इकाई रहता है, हमेशा 2 इकाई, कर्ण हमेशा 2 लेना है। और जब 60 डिग्री है तो कर्ण जो है आधार का दुगना है, तो आधार मेरा क्या होना चाहिए? आधार मेरा 1 इकाई होगा। ओके, आधार मेरा 1 इकाई होगा। कर्ण मेरा, ये मेरा कर्ण है जो कि आधार का दुगना हो चुका है। और मेरा जो लंब, ठीक है, लंब क्या होगा? इसका वर्गमूल 3 गुना, तो ये ए बी क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3। ओके, तो फिर से वही बात है, 1 2 और √3, ये 3 जो नंबर हैं बड़े फेवरेट नंबर होने चाहिए आपके।
यदि आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो 1 और 2 और √3 इसके अलावा कुछ नहीं। क्या ये 60 डिग्री में 60 डिग्री में तो कर्ण जो है आधार का दुगना होता है, और 30 डिग्री में क्या देखा था हमने? 30 डिग्री में हमने देखा था कि कर्ण लंब का दुगना। ठीक है, 30 डिग्री में तो लंब का दुगना, वो है ना आपके, ठीक है, उसको ठीक कर और दें। 60 डिग्री में Sorted कर दो वहाँ पे। आधार का आपका जो- दुगना, बस ये 2 ही रहेगा। ये 2 इकाई लेनी है, आधार चीज़? या 1 लेना है, और ये 1 नहीं, लेना है। मेरे बड़े ओके? भी क्यों होगा? इसी पर एक प्रॉब्लम फिर आप हल करके दिखाएंगे। इसी के आधार पर ये एक आपका ही प्रॉब्लम फिर चैनल ले खुल लेते रहा है ना हैं, यहाँ पे ये। और फिर हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज पे। ओके, अब की बार क्या हुआ, ये मेरा एंगल आपको दिया हुआ है, तो एंगल मेरा क्या है? एंगल मेरा है यूट्यूब को रखा है कहीं। 60 आपका डिग्री। यहाँ खोल पर लेते हैं। एंगल मेरा 60 डिग्री है। ऐसा ओके, क्यों हो रहा है तो ये? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने प्रॉब्लम ये मेरी स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। वैल्यूज मैं डायरेक्ट यूट्यूब से ये और मैंने खोज जो करो भेजा लाइव का आपको लिंक जो थोड़ा ये यहाँ आपने उठाया 60 डिग्री मैंने के भेजा केस हुआ में है। जो आपने लिंक खोज करो भेजा BC है, का मान हाँ, आपको वही दिया तो हुआ उसी है। पे चल पड़ा था मैंने, मेरे को नया दस लिंक सेकंड। करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, ये तो पहले सभी वाली बच्चे है। बताएंगे हैं? कि मेरा AC का मान क्या होगा। फटाफट फटाफट AC लिखे, इसका जो आंसर आपने पहले भेज रखा था ना, फटाफट उसी पे प्ले हो रहा था ये। पता तो नहीं AC की क्यों हो वैल्यू रहा क्या है। होगी? राहुल राठौर, चलो 16 नहीं तो मैं अमनदीप कौर, गुड इवनिंग ये सर, आपके वेरी है गुड ना? इवनिंग। सतपाल आवाज सिंह है, बंद करिए। गोल्डी राठी है। ये आपके सो वहाँ यहाँ जो पर आवाज आ रही है ना, वो है। कुदरत, ये आपकी उसकी मनीषा, है। फटाफट बताएंगे, ये आपने किसका चैनल फटाफट खोला था? बताएं। ये आपका 60 डिग्री के केस में मैं तो BC सारा मेरा डाउन करके आधार आया है हूँ। शट डाउन करे हाँ कभी जावा कभी गाल कट्टे थे वो 10 जा रहे सेंटीमीटर। ना अच्छे सारे आ रहे वो नहीं। मेरा जो है? कर्ण ओके होगा सेम। क्या होगा? फटाफट कमेंट करें, फटाफट सबसे पहले कमेंट एक करेगा है उसका नाम याद आपको, करूंगा। फिर अमनदीप भाई कौर, तुझे गुड इवनिंग समझ सर, आ वेरी गुड इवनिंग। रहा है क्या? फटाफट बताएं, फटाफट बताएं, फटाफट सभी सर बच्चे दोबारा बताएं समझाना। हाँ, कि मेरा AC क्या होने वाला है 60 डिग्री के। ठीक है मैं सेट करूँ तो जाके निशा रानी, ये करांगे चलो बाद में करेंगे ठीक है जितना तक छपाओ। हाँ तो कर रहे हैं, कोई गल हाँ। मैं सर कुछ आपसे ले लो। मैं कुछ नहीं लेना मैं उधर जाके कदे वो बच्चे उधर जाके मार दे के लिए मेरी हाँ हाँ यहाँ पर AC की वैल्यू पूछी जा रही है कि ये वैल्यू मेरी क्या होने वाली है जब आधार मेरा 10 सेंटीमीटर है। सस्सी सर इसका दुगना आएगा, बिल्कुल आंसर आप लिखें, बिल्कुल डबल आपने बिल्कुल सही कहा है, इसी का आंसर बिल्कुल सही है। तो 10 का अगर आप डबल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका डबल मैंने किया तो ये मेरा 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। और AB का मान क्या होगा? AB क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल 3 गुना, तो इसको लिख देंगे 10√3। ठीक है, क्या ये आपको सभी बच्चों को समझ में आ चुका है? अगर बताएं 20 बिल्कुल। सोनू पुनिया का 20 बिल्कुल सही है। धानु धानुराम 20 बिल्कुल सही है। अमन का बिल्कुल सही है। लवप्रीत कौर AC बराबर 20 बिल्कुल। लवप्रीत कौर ने जैसे कमेंट किया इसी प्रकार सभी बच्चों ने कमेंट करना है ताकि पिक्चर क्लियर हो कि आप बता सकें। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ चुके हैं। अब देखिएगा आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं लगी, तो बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9। और यहाँ से एग्जाम में आपको कितने अंक दिलाने वाला है प्यारे बच्चों? ये आपको दिलाने वाला है पूरे 5 अंक का क्वेश्चन, यहाँ आप निकाल सकते हो इसी एक्सरसाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपना स्टेटस बनाएं। इस क्लास को स्टेटस बनाओगे तो ज्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़ पाएंगे। ठीक है, सो प्रिंस का आ चुका है 20 बिल्कुल। लवप्रीत कौर 20, यस सर। ओके, तो बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। अब प्रॉब्लम आप हवा में उड़ा दो, प्रॉब्लम को आप हवा में उड़ाओगे कैसे? फर्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, पहले हम समझ लेते हैं उनियन कोण क्या होता है। उनियन कोण यानी देखिएगा जब हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो मैं अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाऊंगा, अपने नयन को ऊपर करूंगा। उन्नयन ऊपर की तरफ नयन, यानी ऊपर की तरफ नयन। जब ये क्या है? ये क्या कहलाती है? दृष्टि। मैंने इस टावर के C पॉइंट को देखने के लिए आंखें ऊपर की तरफ उठाई है, तो मेरा जो कोण बना है वो उन्नयन कोण बना है। ठीक है, समझ में आ रही है? मैंने ऊपर की तरफ देखा तो उन्नयन कोण बना, और जो देख रहा हूँ वो क्या कहलाती है? मेरी दृष्टि रेखा। और ये जो समांतर है, धरती के समांतर है, वो मेरी क्या कहलाएगी? वो मेरी अक्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, उन्नयन कोण आपको पता चल गया। फिर बात करते हैं अवनमन कोण। मैं
छत पर मैं छत पर चढ़ रहा हूँ और मैंने क्या किया, मैंने नीचे की तरफ आती हुई वस्तु को देखा या तो मैंने आंखों को नीचे ऊपर की तरफ देखा। आओ मतलब झुकना, जो देख रहा हूं वो क्या कहलाती है, नेयर स्कोर। ओके, आंखों को झुकाना, जैसे आप किताबें पढ़ते हैं वो मेरी, तो वो कौन आपका क्या होता है, वो कौन आपका आओ नंबर चल गया। फिर बात करते हैं आओ नंबर, मैं छत पर चढ़ रहा हूँ। आओ मैंने क्या किया, मैंने नीचे की तरफ आती हुई चीजें देखा या अब तो मैंने आपको को नीचे एग्जांपल नहीं लेंगे, हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन स्कोर। ओके, अब देखिएगा मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, किताबें पढ़ते हैं वो कौन आपका क्या होता है, क्या है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है कि सर्कस का एक कलाकार 30 मीटर लंबी दौड़ पर 20 में शक्ति यहां पर कलाकार ऐसे मैंने क्या किया, मैंने सर्कस में ऐसी होता है ऐसी बंदी हुई है कलाकार इस पर, तो मैंने आपको को नीचे एग्जांपल नहीं लेंगे, हम एक्सरसाइज जो अच्छी तरह से करेंगे और भूमि पर सीधे लगेगा। मैं कह रहा हूं यदि भूमि से क्या है बढ़ाते हैं, कहता है कि सर्कस का एक कलाकार 30 मीटर लंबी दौड़ पर मेरे को इसमें आप यहाँ कमेंट कर दीजिएगा। मैंने 20 मीटर है कलाकार को ये जो ऊंचाई है इतनी होगी, फटाफट बताइए नहीं लेंगे ऊंचाई कितनी जो अच्छी तरह से क्या आप ये क्वेश्चन को आएगा। मैं फटाफट सेकंडों में यदि भूमि से क्या है बढ़ा दें, कहता है कि सर्कस का एक कलाकार अंतरराष्ट्रीय है। अब थोड़ी सा मेरे को इसमें आप प्रॉब्लम्स को आपने उदाहरण से बात करना है। मैंने 20 मीटर है आपको बिहार देखिए कलाकार की जो ऊंचाई है इतनी होगी, बिना कुछ बताए हम नहीं लेंगे ऊंचाई इसका जो अच्छी तरह से भी क्या आप ये क्वेश्चन आगे बढ़ने वाला है। आंसर आता है क्या आपको यहाँ पर क्या कहेंगे, ऊंचाई है यदि यहाँ पर क्या कहेंगे, इसके साथ जब मैं 10th का स्टूडेंट था आपको 2000
एक क्वेश्चन, अब देखिएगा ये मेरा क्या है, ये मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, मोस्ट ये मेरा क्वेश्चन है जो कि आंधी आने से यहाँ से लेकर यहाँ ये क्वेश्चन से अब टूट कर नीचे गिर गया। ठीक है, नीचे गिरा तो क्या हुआ, नीचे गिरने से इसने क्या किया, जो एंगल बनाया है धरती के साथ, ठीक है, धरती के साथ जो एंगल बनाया है वो कितना बनाया है, वो एंगल 30 डिग्री। ठीक है, ये मेरा एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके लिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता कि पेड़ का शिखर, ये जो शिखर था ना, शिखर जमीन को छूने लगता, टूट के धरती में लग गया, शिखर धरती को छूने लग गया और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना। पेड़ के पाद बिंदु की, ये पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर है जमीन को छूता है, 8 मीटर दूरी पर। ओके, ये 8 मीटर दूरी पर है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई आपने फाइंड। ठीक है, तो माना एक बार तो डिटेल लिख लेते हैं, ये मेरा ए बी सी, मेरा ए बी सी जो पेड़ था वो टूट कर, ये सी जो है यहाँ से टूट कर सी यहाँ। ओके, सो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना, हमने फाइंड आउट पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की जो ऊंचाई है वो मुझे निकालनी है, वो मेरी क्या है, एसी, और एसी मेरी क्या बनेगी, ठीक है ना, ये वाली एसी नहीं, पूरी हाइट है, इसको एसी डैश कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरी किसके बराबर होनी चाहिए, ये मेरी ए बी प्लस में बी सी डैश। ओके, ये होगा, और बी सी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं बी सी लिख सकता हूँ, यानी मेरी की जो ऊंचाई बनेगी पेड़ की वो क्या बनेगी, ए बी प्लस में बी सी। ओके, अब मेरे को ये बताओ, क्या हम इस ए बी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इस हम बी सी को फाइंड आउट, तो बताएं फटाफट बताओ। अभी पेड़ की ऊंचाई देखिए बच्चों, यहाँ पर ये मेरा आधार, ठीक है ना, ये मेरा आधार है, एक बात तो ये क्लियर करें, ये मेरा आधार है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये मेरा लंब, ठीक है ना, मुझे, और ये मेरा कर्ण। ठीक, पेड़ की जो ऊंचाई बनने वाली है, पेड़ की जो ऊंचाई बनेगी वो लंब भी होगा, लंब प्लस में कर्ण बनेगा। ठीक है, ए बी क्या है, लंब, मुझे लंब भी चाहिएगा और मुझे कर्ण भी चाहिएगा, तब मेरे को पेड़ की हाइट मिलने वाली। ठीक है जी, क्या ये बात आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, अब 60 डिग्री के केस में मुझे ये पता होना चाहिए, सॉरी 30 डिग्री के केस में मुझे पता है कि मेरा जो आधार हो, ठीक है, आधार मेरा क्या होता है, कैसे लिखेंगे, यदि 30 डिग्री केस में लिख लेते हैं जो बातें हैं कि 30 डिग्री, यदि कोण 30 डिग्री हो तो क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा जो कर्ण होगा, ठीक है ना, मेरा जो कर्ण होगा वो क्या होगा, लंब का दुगना होगा। ठीक है ना, पहली बात कर्ण मेरा लंब का दुगना होगा, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों कि मेरा जो आधार, ठीक है ना, मेरा आधार क्या होगा, मेरा आधार लंब का वर्गमूल 3 गुना होगा। ठीक है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी कि मेरा जो कर्ण होगा वो लंब का दुगना होगा, आधार मेरा लंब का वर्गमूल 3 गुना होगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है। इसलिए देखिए मेरे पास क्या आधार किया, आधार जो कर्ण है वो तो लंब का दुगना, लेकिन लंब भी नहीं पता है, मुझे यहाँ पर लंब की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब लंब की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिएगा लंब मेरा क्या है, यहाँ से लंब मेरा क्या मिलने वाला है, लंब मेरा क्या, आधार, यहाँ से लंब मेरा क्या मुझे मिलेगा, आधार
को मैं किससे भाग कर दूंगा, आधार को मैं वर्गमूल 3 से भाग कर, तब मेरा लंब, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आई भी सभी बच्चों को? मेरा लंब क्या होगा, लंब मेरा आधार का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो लंब बोले तो लंब मेरा क्या है, लंब मेरा है ए बी, ओके। तो मेरा ए बी क्या आ जाएगा, ए बी मेरा लंब बराबर है आधार बाय वर्गमूल 3, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 8 बाय रूट 3 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आएगी। तो ये मेरा क्या आ चुका है, ए बी मेरा क्या आ जाएगा, ए बी मेरा आ जाएगा 8 अंडरूट 8 बाय रूट, ठीक है ना, 8 बाय रूट 3, ठीक है, नंबर एक। नंबर टू क्या है, 30 डिग्री केस में मेरा जो कर्ण होता है, कर्ण मेरा क्या होता है, लंब का दुगना होता है, ये वाली बात, ठीक है ना। तो कर्ण मेरा क्या आ जाएगा, कर्ण मेरा इसका दुगना करेंगे, दुगना किसका भाई, लंब का, लंब क्या है 8 बाय रूट 3, तो मेरा क्या आ जाएगा 16 बाय रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कर्ण बोले तो BC, ओके। तो इसलिए ऊंचाई क्या आएगी, पेड़ की ऊंचाई मेरे पास क्या आ जाएगी, दोनों का सम कर दूंगा, ये मेरा क्या है 8 रूट 3 आ गया, और ये मेरा कर्ण क्या आ गया 16 बाय रूट 3, ओके। तो दोनों को ऐड करूंगा 8 बाय रूट 3 प्लस में 16 बाय रूट 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 24 बाय रूट 3 हो जाएगा। अब रूट 3 का प्रेमीकरण कर देंगे, रूट 3 को मल्टीप्लाई किया, रूट 3 को डिवाइड किया, तो मेरा क्या आ जाएगा 24 बाय रूट 3, और ये क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 3 इसको कैंसिल करेगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 16 8 24, और ये मेरा क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा मेरा 8 अंडर 3 मीटर। तो ये मेरी पेड़ की ऊंचाई है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, फटाफट बताएंगे। क्या आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया है, एक बार बताएं। ठीक है भाई, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, आप टेंशन ना लें। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ यहाँ पर आपके लिए है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर हम इस प्रॉब्लम को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई क्या थी। क्या है प्रॉब्लम के अंदर, प्रॉब्लम क्या कह रही है, प्रॉब्लम कह रही है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार, मान लेते हैं आपकी मीनार, ये आपकी कोई मीनार आ, ठीक है, मीनार आपकी ए बी, ये आपकी मीनार आ चुकी है, ठीक है। तो इस मीनार को क्या है कि इस मीनार को धरती के किसी बिंदु से, ओके, मान लेते हैं सी बिंदु है, इस सी बिंदु से आप इस मीनार को देख, ठीक है, जो कि पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। ये जो बिंदु है, ये बिंदु इससे 30 मीटर की दूरी पर, ओके, 30 मीटर की दूरी पर है, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का, यानी ये जो शिखर है, बी बिंदु शिखर है, इस शिखर बिंदु को जब आप देखोगे तो ये जो कोण बन रहा है, ये कोण मेरा कितने का बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री का ये कोण बन रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई। आप कमेंट करके बताएं कि मीनार की ऊंचाई, फटाफट फटाफट बताएं मीनार की ऊंचाई क्या होगी, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, फटाफट। 10 रूट 3,
मीटर। लवप्रीत कौर, बिल्कुल सही आंसर आपका है। सभी बच्चे अपने नाम के साथ कमेंट करें। ठीक है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हमने फाइंड आउट करना, क्या कहेंगे, समकोण, समकोण त्रिभुज बी ए सी में। ओके, थोड़ा सा लिखना भी, हम लिखे यहाँ पर समकोण त्रिभुज बी ए सी में जो जो चीजें आपको पता, क्या कहेंगे कि मेरा जो ए सी है, मेरा ए सी क्या है, 30 मीटर है। मेरा कोण सी कितने का, मेरा कोण सी भी 30 डिग्री है। ओके, अब जब कोण 30 डिग्री होता है तो हमें पता होना चाहिए कि मेरा जो लंब है, ये मेरा लंब है और ये मेरा आधार है, इनके बीच में क्या रिलेशन। ओके, इनके प्रवीणा tan√3, बिल्कुल सही है प्रवीणा आपका आंसर। तो यहां पर कहेंगे कि जब जब कोण 30 डिग्री होता है तब तब मेरा जो लंब क्या हो, मेरा लंब क्या होता है प्यारे बच्चों, मेरा जो लंब होता है 30 डिग्री के केस में आधार का वर्गमूल 3 गुना होता है। ओके, वर्गमूल 3 गुना हो जाता है आधार। ठीक है, यही बात है ना। तो इसलिए मेरा लंब यानी वर्गमूल 3 और आधार मेरा कितना है, 30 है। तो क्या आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आंसर मेरा आ जाएगा, आप 10 कैसे कह रहे हो, भूमि के एक बिंदु से मीनार की ऊंचाई आपने कहा, उन्हें कौन 30 डिग्री है, 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा मेरा लंब, एक मिनट चेक कर लेते हैं, लंब मेरा क्या होता है, आधार का वर्गमूल 3 गुना होता है जब कोण 30 डिग्री। ठीक है, tan√3 मीटर, मनीषा tan√3 बिल्कुल। और एक मिनट, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, कोण 30 डिग्री होता है तो लंब क्या होता है, चलिएगा लंब अगर हम निकालना चाहें, लंब बटे आधार। ओके, इसको डिटेल में कर लेते हैं, लंब बटे आधार क्या होता है, मेरा tan 30 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ से मुझे लंब चाहिए, तो लंब मेरा क्या होता है, लंब मेरा क्या आ जाएगा, लंब मेरा आधार का tan 30 टाइम्स हो जाएगा। ओके, आधार मेरा क्या है, 30 है, tan 30 क्या होता है, 1/√3। ठीक है ना। तो यहाँ से ये लंब जो होता है, ठीक है, इस लंब को हमने ठीक करना है, इस लंब में क्या है, ये ये गलत लिखा गया हमारा, इसको ठीक कर लेते हैं। आधार मेरा क्या, आधार मेरा क्या होता है, लंब का वर्गमूल 3 गुना होता है। तो मेरा लंब क्या आ जाएगा, लंब मेरा आधार बटे वर्गमूल 3 हो जाएगा। ओके, तो ये कहानी यहाँ बनी है। तो आधार मेरा कितना है, आधार मेरा 30 है, लंब आधार 30 है, बाई वर्गमूल 3 कर देंगे। तो लंब लंब यानी मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई क्या आ जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि वर्गमूल 3 है जो है, इसका हम क्या कर देंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, वर्गमूल 3 डिवाइड बाय वर्गमूल। ठीक है, तो ये मेरा क्या बना, ये मेरा बन जाएगा 30 × √3, और √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 3 को 30, तो 10√3
मीटर। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ चुकी है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई मेरे पास क्या आ जाएगी तो 10 रूट। ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों ने, पिंकी का आंसर बिल्कुल सही है, मनीषा है, सिमरनजीत कौर है, करमवीर है, राकेश कुमार। ठीक है, बिल्कुल सही आपने आंसर कमेंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हमने आज पहला दिन हमारा था, कुछ ऐसी तकनीकी दिक्कतें भी रही होंगी क्योंकि दूर दराज आप भी बैठे हैं, दूर दराज हम भी बैठे हैं, तो इस प्रकार से इसको समायोजित करने में हो सकता है कि एक आधा दिन हमें लग जाए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि कल जो भी आज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था वो आज कल ना करना पड़े, तो हम उसको उचित तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे। आज हमने हिंदी और गणित के बारे में बात की है। इसी प्रकार कल हम कक्षा 12वीं के लिए जो हमारी हिंदी की कक्षा उसी समय पे रहेगी, यानी कि 6:30 बजे आपकी हिंदी की कक्षा रहेगी। आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को भी सूचित कर दें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। और इसके साथ जो गणित विषय है वो कक्षा 10वीं के लिए गणित विषय की कक्षा रहेगी। कल 2 कक्षाएं रहेंगी, एक कक्षा 12वीं के लिए और दूसरी कक्षा 10वीं के लिए। तो उसके बाद फिर हम जो सब्स्टिट्यूशनल डे है हमारा, यानी कि एक दिन 10वीं और एक दिन 12वीं, इसी प्रकार से हम उसको करवाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।